हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास नाइन्थ का जो इतिहास का फर्स्ट चैप्टर है भौगोलिक खोजें। ठीक है, भौगोलिक खोजें, इसका हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न जानेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका सब्जेक्टिव प्रश्न भी जानने वाले हैं। मतलब इस चैप्टर से संबंधित सारा प्रश्न का हल इसी वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी है इंग्लैंड, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुर्तगाल। वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। चलिए दूसरा प्रश्न है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? ऑप्शन नंबर ए भारत से, ऑप्शन नंबर बी रोम से, और ऑप्शन नंबर सी अरबों से, ऑप्शन नंबर डी चीन से। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अरबों से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है, उत्तम आशा अंतरिक्ष कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कोलंबस, ऑप्शन नंबर बी है वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर सी है मैगलेन, ऑप्शन नंबर डी है डियाज बार्थोलोमियो। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, डियाज बार्थोलोमियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर चौथा, एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? वर्ष पूछ रहा है, ईयर। ऑप्शन नंबर ए 1453, ऑप्शन नंबर बी 1492, ऑप्शन नंबर सी 1498, ऑप्शन नंबर डी 1519। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1492। आगे बढ़ते हैं। कस्तूनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? ठीक है, कस्तूनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1420, ऑप्शन नंबर बी 1453, ऑप्शन नंबर सी 1510, ऑप्शन नंबर डी 1498। तो इसका उत्तर होगा। ठीक है, अगला आपका छठा प्रश्न है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? ऑप्शन नंबर ए मैगलेन, ऑप्शन नंबर बी कैप्टन कुक, ऑप्शन नंबर सी वास्को डी गामा, ऑप्शन नंबर डी मार्को पोलो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैगलेन। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए मैगलेन। तो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही गलत। ठीक है, सही गलत देखिए ध्यान से। तो हमारा सही गलत में फर्स्ट प्रश्न है, हमारा फर्स्ट प्रश्न है, भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। यह बात सही है अथवा गलत है? तो यह बात क्या है? गलत है। अगला है दूसरा ऑब्जेक्टिव, उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। तो यह बात सही है, तो इसका उत्तर क्या होगा? सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। तो इसका ये उत्तर गलत होगा। ये क्या है? ये गलत चीज़ है, ये सही नहीं है। चौथा प्रश्न है, मोरको पोलो ने भारत की खोज की। तो ये भी गलत है। ठीक है, अगला है, जेरूसलम वर्तमान इजराइल, जो वर्तमान में इजराइल है वहाँ पड़ता है। तो ये बात क्या है? सही है। अगला है आपका लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। तो ये सही उत्तर होगा। अगला सातवां प्रश्न है, अमेरिगो ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा। तो ये उत्तर सही होगा। चलिए अति लघु प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा देखिए अगला अति लघु प्रश्न है। अति लघु प्रश्न है, अति लघु प्रश्न में हमारा है, भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? अब भारत आ रहे थे जब वास्को डी गामा, तो उसको कौन मदद किए थे? तो उसको मदद किए थे अब्दुल मजीद नामक व्यक्ति ने। अगला आपका दूसरा प्रश्न है, न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया? ठीक है, न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया? तो इसका उत्तर होगा सर जॉन और सेबास्टिन केबेट ने न्यू फाउंडलैंड का पता लगाया। ठीक है,
चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाला जहाज को क्या कहा जाता था? तो इसका उत्तर होगा कैरावल कहा जाता था। यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहते थे? कैरावल कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? तो दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु को, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु को उत्तम आशा अंतरिक्ष, कैप ऑफ गुड होप कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, 11वीं 12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 11वीं 12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर धर्म युद्ध हुआ था। एक दूसरे के अपना अपना अधिकार को लेकर युद्ध हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा है छठा नंबर, 1453 में कस्तूनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया? तो इसका उत्तर होगा तुर्की ने। ठीक है, सातवां प्रश्न है, पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा पुर्तगाल एवं स्पेन अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। लघु उत्तरीय प्रश्न है, यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? चलिए मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है, इस प्रश्न का हम लोग उत्तर जानते हैं। देखिए, तो इसका उत्तर होगा मध्यकालीन यूरोप को अंधकार का युग इसलिए कहा जाता है कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का काल था। इस काल में न तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप ही मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अति अल्प था और अंधविश्वास से युक्त था। मतलब पृथ्वी के बारे में ज्ञान नहीं था और जो है लोगों में अंधविश्वास भरा हुआ था क्योंकि शिक्षा नहीं था। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा है, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? तो इसका उत्तर होगा, इस काल में हुए नए नए वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कारों ने समुद्री यात्रा अर्थात भौगोलिक खोजों को आसान कर दिया। ठीक है, वैज्ञानिक उपकरण के कारण समुद्री यात्रा और भौगोलिक खोजें आसान हो गई, जैसे कि दिशासूचक यंत्र, दूरबीन तथा मानचित्र के सुधार एवं नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज कैरावल के बनने से भौगोलिक खोज आसान हो गए। इन सभी का बड़ा ही योगदान रहा। देखिए मेन बात होता क्या है, जब हमारे पास वैज्ञानिक उपकरण आते हैं तो कोई भी चीज़ आसान होता है करना। जैसे कि आपके पास मोबाइल है तो आप घर बैठे कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। अभी पढ़ाई भी आप आसानी से मोबाइल से कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले? अब भौगोलिक खोज व्यापार पर क्या प्रभाव डाला? इसका उत्तर होगा, भौगोलिक खोजों ने नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। जैसे कि उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। अतः मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ, हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक शाख का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा। मतलब पहले व्यापार स्थानीय एक ही जगह पर होता था, उसके बाद वही चीज़ पूरे दुनिया में जाने लगा, मिलने लगा, तो व्यापार जो है वैश्विक स्तर पर होने लगा। चलिए अगला चौथा प्रश्न है, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा? तो इसका उत्तर होगा, भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में कई भ्रांतियों को तोड़ा है। भ्रांतियों मतलब भ्रम। ठीक है, इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर अंगुली उठने लगी। कालांतर में या यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की क्षुद्रता और दुनिया की महाशक्तियों की महत्ता का पता चला। मतलब पता चला कि दुनिया में कितने देश हैं, कितने स्ट्रॉन्ग मतलब शक्तिशाली देश। ठीक है, अगला आपका प्रश्न आता है और लास्ट प्रश्न है लघु उत्तरीय का, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया? देखिए इसका उत्तर होगा, भौगोलिक खोजों के पहले समाज अंधविश्वास से युक्त था। अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज, भारत की खोज तथा ऑस्ट्रेलिया की खोज से उपनिवेशों की स्थापना होने लगी। ठीक है, फलस्वरूप साम्राज्यवाद का विकास होने लगा। यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म आदि का विस्तार हुआ। सारे देश सिमटकर एक हो गए। इससे दुनिया का एकीकरण यूरोपीयकरण के द्वारा हुआ। अतः विश्व के मौलिक मानचित्र में परिवर्तन तो नहीं हुआ, पर राजनीतिक परिवर्तन अवश्य हो गया। तो इस प्रकार से हमारा यह चैप्टर खत्म होता है। आपको वीडियो अच्छी लगी
तो वीडियो को आप लाइक कीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं इन सारे प्रश्नों का तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये आपका एक एक करके आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए हम दूसरा पेज में आते हैं। हमारा दूसरा पेज ये था, आप इसका स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट इसका कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। हमारे इस चैनल को कमल देव एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।